हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 के साथ। मैं ये बोलूँगी कि कुछ दिन, एक दो दिन का डिले हो गया। वो इसलिए हो गया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अभी इधर 2 दिन, और कल ही थोड़ा बहुत सही होना वो शुरू हुई है। तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, एकदम एनर्जी मेरे डाउन चली गई थी। बट देन आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और मैं बैक टू वर्क आई हूँ। और मैंने सोचा, मुझे चिंता थी यार कि यार मेरे कंपनी लॉ का बना देना चाहिए था, 10 को पेपर है आप लोग का, बट यू नेवर नो कब क्या हो जाए और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें कब तक चले कब तक ना चले। बट जो भी है स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए अपना पूरा एफर्ट्स दे रही हूँ। ठीक है, बस मैं आपसे भी आपके कुछ एफर्ट्स चाहती हूँ। अब आपको लग रहा होगा जल्दी पढ़ाओ, मैं पढ़ा रही हूँ, बट बात सुनते जाओ। वो ये है कि यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग दीदी दीदी बोलते हो, दीदी मानते हो, मैम मानते हो, तो इतना तो आप लोग कर सकते हो। देखो ना, मेरी तबीयत अभी थोड़ा सा ही ठीक हुई, तो मेरी आवाज़ से भी लग रहा हो कि उतनी बेटर नहीं हूँ मैं, बट देन टू आई एम वर्किंग फॉर यू ऑल, बिकॉज मुझे तुम लोग की चिंता है, तो तुम लोग भी मेरी थोड़ी सी चिंता कर लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, चलो देख लो। सबसे पहले इसमें ना हम डिबेंचर की बात करेंगे, जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लोटिंग फिक्स चार्जेस, ये बहुत सही है, पढ़ के ज़रूर जाना। इसमें मैंने डिफरेंस भी कवर कर दिया है। क्रिस्टलाइजेशन, बेसिकली फ्लोटिंग चार्जेस, ये थोड़ा सा इसी में कवर हो जाएगा, अलग से कोई टॉपिक नहीं है, तो चिंता मत करना। मीनिंग, टाइप, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स वाली यूनिट बहुत लंबी है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है अभी यहाँ पे, और एक नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें पूरा डायरेक्टर कवर होगा। और डायरेक्टर वाली यूनिट से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्लीज़ आज जो हम पढ़ेंगे, जो कि मीनिंग होगी, उनके टाइप्स होंगे, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, बहुत ईजी है, इसको ज़रूर से ज़रूर कवर कर लेना। ठीक है, एक बार देख भी लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बोरिंग पावर ऑफ कंपनी। कंपनी देखो बोरो करती है कि नहीं करती है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? हाँ मैम, चाहिए होता है। कंपनी है, बड़ी है, उसको तो पैसे की ज़रूरत होगी। उसने शेयर इशू करे, मान लीजिए मैम, उससे उतना पैसा नहीं आ पाया जितना उसको चाहिए था, या उतना नहीं रेस किया उसने उसके थ्रू, क्योंकि उसको था कि मैं ज़्यादा ओनरशिप नहीं बांटना चाहता हूँ, तो फिर वो बोरो करेगी ताकि उसके पास और पैसा आ पाए। बोरो करने का तरीका बहुत होता है, बहुत तरीके होते हैं। जैसे कि तुम्हें अगर पैसे की ज़रूरत है तो तुम अपने दोस्तों से मांग सकते हो, है ना। कंपनी भी अपने रिलेटिव्स, अपने जो भी उसके डायरेक्टर्स वगैरह, उनसे ले सकती है पैसा। इसके अलावा आप लोन ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। ठीक है, क्या होता है डिबेंचर, वो सब डिस्कस करेंगे। तो कंपनी बोरो करती है एज पर द नीड। तो जो बोरिंग पावर है वो बेसिकली क्या है, कंपनी की अथॉरिटी। पावर मतलब क्या बेटा? पावर मतलब तुम्हारी अथॉरिटी, तुम्हारे पास इस चीज़ की अथॉरिटी है, इस चीज़ की पावर है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बोरिंग पावर मींस अथॉरिटी फॉर कंपनी टू बोरो मनी फॉर इट्स बिजनेस नीड। मतलब कंपनी को ये अथॉरिटी दी गई, ये राइट एक तरीके से कह दो, ये पावर कह दो कि दी गई है कि आपको जो पैसा नीड होगा, चाहे आप एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत हो या जिस चीज़ के लिए भी ज़रूरत हो, आप बोरो कर सकते हैं। कंपनी एक्ट उनको ये पावर देता है। ठीक है, तो कंपनी पैसा चाहेगी किस लिए? एक्सपेंशन के लिए, उसको नई ब्रांचेस खोलनी है, परचेज, मशीनरी परचेज करनी है, मान लो एसेट परचेज करना है, कोई डे टू डे वर्किंग के लिए पैसा चाहिए होगा, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है उसके लिए पैसा चाहिए होगा। बिकॉज अ कंपनी इज सेपरेट लीगल पर्सन, इट कैन बोरो इन इट्स ओन नेम। तुम्हें भी पता है कंपनी का जो अस्तित्व उसके मेंबर से अलग है ना। कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था। इसीलिए कंपनी जब बोरो करती है तो अपने नाम पे बोरो कर सकती है। मतलब उसके सुरेश डायरेक्टर, रमेश डायरेक्टर, उनको अपना नाम देने की जरूरत नहीं है। XYZ कंपनी लोन ले रही है या XYZ कंपनी ने अपने डिबेंचर इश्यू किए हैं, ये समझ गए। तो मैं आज काफ़ी साइट थी, तो मैं स्क्रीनशॉट लेने के काफ़ी मौके दिए हैं मैंने। ठीक है, बाकी पीपीटी टेलीग्राम में पड़ जाएगी। हु हैज़ द पावर टू बोरो? मैम बोरो कर कौन सकता है? कंपनी खुद से तो जाएगी नहीं, चल के बिल्डिंग उसकी चल के तो जाएगी नहीं, कंपनी के बिहाफ पे ही तो कोई बोरो करेगा। तो कौन कौन कर सकता है ये भी बताओ। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप जानते हो, जो हमने पढ़ा भी था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पूरे शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं,
वो बोरो कर सकते हैं। नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द राइट टू बोरो मनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब डिसाइड करते हैं कि कितना मनी हमें बोरो करना चाहिए, कहाँ से बोरो करना चाहिए, मतलब कहाँ से लोन लें, बैंक से लोन ले, डिबेंचर ले, या मतलब कहाँ से हम लाएं पैसा, फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए बोरो करना है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये अथॉरिटी है कि कंपनी में ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ से पैसा बोरो करना है। ठीक है, बोरोइंग डिसीजन ये ले सकते हैं कि कितना बोरो करें, कहाँ से बोरो करें और किस पर्पस के लिए बोरो करें। मैम ये पावर इनको किसने दे दी? ये पावर बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने इनको दी। जो ये एओए बनाते हैं ना, जो हमने बात किया था, रूल बुक होती है कंपनी की, वहाँ पे लिखा होता है, सब कुछ मेंशन होता है कि इंटरनल कंपनी कैसे चलेगी, तुम्हें पता है, मैंने डिस्कस किया है। तो वहाँ पे ये भी लिखा रहता है कि किसके पास कंपनी के लिए बोरो करने की मनी की पावर रहेगी। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे बोरो करना है, कहाँ कहाँ से बोरो करना है। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं, स्पेशल केसेस में, मतलब नॉर्मल केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इनफ, लेकिन अगर कोई स्पेशल केस आता है तो फिर शेयर होल्डर भी इन्वॉल्व होंगे इस डिसीजन को लेने में कि मनी कैसे बोरो किया जाए, कितना किया जाए, नॉल। इफ द बोरोइंग अमाउंट एक्सीड, जैसे तुमने मेंशन कर रखा कि हम इतना बोरो करेंगे, आर्टिकल एसोसिएशन सब में तुमने मेंशन कर रखा है, तुमने इतना पैसा ही बोरो करना है, इतनी ही अथॉरिटी है तुम्हारी कंपनी के पास, लेकिन तुमने बोरोइंग अमाउंट एक्सीड करने का सोचा कि नहीं इतने से काम नहीं होगा, हमें और अमाउंट चाहिए, तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, देन बोर्ड कैन नॉट बोरो अलोन। उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकेले बोरो नहीं कर सकते हैं, उनको परमिशन लेनी होगी शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा 75% से, और उसके बाद जब शेयर होल्डर की परमिशन आ जाएगी देन ही वो मनी बोरो कर सकते हैं। मतलब अकेले डिसीजन इस केस में नहीं लेंगे। ठीक है, उस केस में उनको शेयर होल्डर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये पॉइंट चाहो तो लिखो, अदरवाइज इसको स्किप कर दो, सिंपल रखो। अगर बोरिंग अमाउंट वो एक्सीड करते हैं, ठीक है, देन उस केस में जो बोर्ड है वो अकेले बोरोइंग डिसीजन नहीं ले सकते, उनको शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए होगी स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत, जो कि है सेक्शन 180। और अगर शेयर होल्डर उन्हें परमिशन देते हैं तो फिर वो बोरो कर सकते हैं। ठीक है, अब बोरो करेंगे कैसे? दो केसेस पढ़ लें। पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलोन ही डिसीजन ले सकते हैं, बट अगर कोई स्पेशल केस है जहां पे तुम अपना अमाउंट एक्सीड करना चाह रहे हो बोरोइंग अमाउंट से, जो तुमने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं डॉक्यूमेंट्स में, उस केस में तुम्हें शेयर होल्डर की स्पेशल परमिशन लेनी होगी। ठीक है, नाउ कंपनी बोरो कैसे कर सकती है? हाउ अ कंपनी बोरो मनी? तो देखो बहुत सारे तरीके, तुम बैंक से लोन ले लो, ठीक है, SBI, HDFC, ICI, इन सारे बैंक से अपनी कंपनी के नाम पे लोन ले लो। डिबेंचर से पैसा आप ला सकते हैं। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर अभी आपने आई थिंक मैंने कवर कराया, यूनिट पे नहीं कवर कराया। डिबेंचर बेटा बेसिकली सर्टिफिकेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होता है जो कंपनी रिलीज करती है, जिसमें वो मेंशन करती है कि हमें इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है, हम इतना % आपको रिटर्न देंगे, इस टाइम तक हम आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रिपे कर देंगे। उस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो पब्लिक से पैसा लेती है। इवन वो पब्लिक डिपॉजिट करवा सकती है, मतलब जैसे तुम FD करवाते हो ना, वैसे कंपनियां भी अपने पास डिपॉजिट करवाती हैं कि आप हमारा पैसा, आपका पैसा हमारे पास डिपॉजिट कराओ और हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर मैच्योरिटी देंगे। ठीक है, तो वो उस तरीके से भी मनी को बोरो कर सकती है, वहां पे भी वो फिक्स % ऑफ इंटरेस्ट देगी। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टर से लोन ले सकती है, जो उसके डायरेक्टर्स हैं वो भी कंपनी की, जब भी मान लो कोई नीड है फंड की, वो उस टाइम पे लोन दे सकते हैं कंपनी को। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IFCI, सिडबी, नबार्ड, ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंकिंग नहीं बेसिकली लेकिन फाइनेंशियल डीलिंग में काम करते हैं, इन सारे चीज़ों से ले सकते हैं लोन, सॉरी बैंक। ठीक है, बोरिंग अगेंस्ट कंपनी एसेट। कंपनी कैन क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट टू बोरो मनी। कंपनी जो है ना वो अपने एसेट के अगेंस्ट पैसा बोरो कर सकती है, मतलब उसको सिक्योरिटी पे रख के एज अ एसेट, ठीक है, सिक्योरिटी पे रख के मनी बोरो कर सकती है। ये तो है कि हाँ, तुम बैंक के पास भी जाओगे तो भी अगर सिक्योरिटी मांगती है कोलेटरल, तो वहाँ पे भी तुम्हें चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेंगी, तो तुम अपने एसेट को गिरवी रख के कहीं से भी, चाहे बैंक हो या किसी भी पर्सन से जो भी है, वो बोरो कर सकते हो मनी। ये भी एक तरीका होगा। ठीक है, ओके, सो ये हो गए हमारे
बेसिकली कि कहाँ कहाँ से हम पैसा रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑन बोरिंग पावर। बोरिंग पावर में मैम कोई लिमिटेशन है, कंपनी जितना मन चाहे उतना पैसा ले सकती है, उधार बोरो ले सकती है लोगों से? नहीं, रिस्ट्रिक्शन है। देखो सबसे पहले आर्टिकल एसोसिएशन का रिस्ट्रिक्शन है। तुमने अपने एओ में मेंशन किया होगा कि कितना तुम बोरो कर सकते हो, कहाँ से, तो उस हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। दूसरा, कंपनी एक्ट के भी रूल है, बोरोइंग मस्ट बी लीगल एंड विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट। कंपनी एक्ट जो होता है वो भी तुम्हारे ऊपर बोरोइंग की लिमिट लगाता है, ठीक है, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि इस हिसाब से ही आपको बोरो करना है, तो वो भी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। इलीगल तरीके से तुम मनी नहीं बोरो कर सकते। पर्पस शुड बी बिजनेस रिलेटेड। कंपनी को अपने पर्सनल डायरेक्टर्स को अपनी पर्सनल मर्सिडीज वगैरह निकाली, इसलिए लोन नहीं ले सकते कंपनी के नाम पे, मतलब कोई बिजनेस ओरिएंटेड पर्पस होना चाहिए, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड कोई पर्पस होना चाहिए, उसीलिए आप ले सकते हैं। शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर लार्ज बोरोइंग, और अगर आप एक्सीड करते हैं लिमिट, देन हमने डिस्कस भी किया स्पेशल रिजोल्यूशन कंपलसरी है। तो बेसिकली ये सब लिमिटेशन लगाई जाती है कि फ्रीली आप कुछ भी कितना भी अमाउंट कहीं से भी बोरो नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल एसोसिएशन को रेफर करिए, जो भी बोरिंग रूल्स बने उसको फॉलो करिए। कंपनी एक्ट कहता है कि हमारे अकॉर्डिंग आपको लीगल बोरिंग करनी है, ठीक है, और उतनी लिमिट तक करनी जो भी आपको प्रिस्क्राइब की गई है। बिजनेस पर्पज से करनी है, पर्सनल पर्पज से नहीं करनी है। और अगर आप लार्ज बोरिंग कर रहे हैं, मतलब आर्टिकल एसोसिएशन में जो अमाउंट मेंशन है उसको भी एक्सीड करना चाह रहे हैं, तो पहले शेयर होल्डर से परमिशन लीजिए। ऐसा ना हो कि आप अपने इन्वेस्टर्स को धोखा दे रहे हो और शेयर होल्डर्स के राइट के साथ खिलवाड़ करें आगे जाके, तो उसलिए उनसे भी पहले परमिशन है कि वो आपको इतनी अथॉरिटी देते हैं तो ही आप करिए, अदरवाइज मत करिए। नेक्स्ट इज डिबेंचर। अब हम डिटेल में डिबेंचर को पढ़ेंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बोरोइंग मोड का, कि डिबेंचर से कंपनी कैसे पैसा जो है वो रेस करती है और ये क्या होता है। तो सबसे पहले डिबेंचर आप देखोगे किसी कंपनी का, तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी बताती है कि हम आपसे लोन लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको इश्यू कर रहे हैं। तो रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इशूड बाय कंपनी, इट मींस कंपनी हैज बोरोड मनी फ्रॉम द पब्लिक और इंस्टीट्यूशन एंड प्रॉमिस टू रीपे द अमाउंट आफ्टर अ फिक्स पीरियड, पे इंटरेस्ट रेगुलरली। मतलब डिबेंचर में डॉक्यूमेंट में कंपनी ये एक्नॉलेज करती है कि हमने जो पैसा है वो एज अ डेट पब्लिक से लिया है, इंस्टीट्यूशन से लिया है, और हम इस पैसे को इस फिक्स रेट, मतलब एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे और एक फिक्स्ड पीरियड तक हम इसका पूरा जो अमाउंट है वो पे कर देंगे, ठीक है, रेगुलर इंटरेस्ट, और फिक्स्ड पीरियड के बाद पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेंगे। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? वो पीपल हु गिव मनी लोन टू द कंपनी, दे आर नॉट ओनर, दे आर क्रेडिटर्स। बेसिकली बेटा जो डिबेंचर्स को खरीदते हैं, कंपनी के जो भी डिबेंचर इशू करे, जैसे कंपनी को मान लो 10 लाख रेस करना था, ठीक है, उसने 1 लाख डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करे और सबने ले लिया 10-10 रुपए के डिबेंचर, जिसको जितने चाहिए थे, 1-10 का था, सबने अपने हिसाब से डिबेंचर कंपनी के खरीदे और उसको फिक्स % ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा उन पर्सन्स को रेगुलरली, और इवन प्रॉमिस भी है कि हम फिक्स पीरियड के बाद आपका पैसा भी दे देंगे पूरा। तो उस तरीके के वो लोग जो कंपनी को डिबेंचर खरीद के पैसा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, उन्हीं को हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। ये ओनर नहीं बन जाएंगे कंपनी के, जैसे शेयर होल्डर है, ये ओनर नहीं होते, ये बेसिकली क्रेडिटर होते हैं। एक बार इनका पैसा आधा हो गया, इनका काम खत्म, ठीक है, कंपनी में वोटिंग राइट ये सब इनको नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिबेंचर का एग्जाम्पल अगर देखो, जैसे मान लो कंपनी को 50 लाख की जरूरत है, उसने डिबेंचर इशू कर दिए, लोगों ने डिबेंचर खरीदे, कंपनी को पैसा दे दिया, और कंपनी इसके बदले प्रॉमिस करती है कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10% और 5 साल बाद आपका पूरा अमाउंट भी हम आपको रिफंड कर देंगे। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि डिबेंचर्स के मैम कुछ फीचर्स बताइए, कुछ क्वालिटीज बताइए कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिबेंचर होल्डर बेटा ओनर्स नहीं होते, ये क्रेडिटर्स होते हैं। तुमने अगर किसी कंपनी को पैसे उधारी दिए हैं, ठीक है, उसका डिबेंचर खरीद, उसको लोन दिया है जिसमें तुम्हें फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, तो तुम उस कंपनी के ओनर नहीं बन जाओगे, गलती मत रखना, ठीक है, कि तुम ओनर हो गए हो, नहीं, तुम लेंडर हो। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको मिलेगा, जो हमने डिस्कस भी किया कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको मिलेगा, हर जैसे भी डिसाइड किया हुआ, एनुअली मिल रहा है, सेमी एनुअली मिल रहा है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए, तुम्हें इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा, ये तुम श्योर रहो। रीपेमेंट आफ्टर फिक्स पीरियड,
कंपनी तुम्हारा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो मैच्योरिटी डेट जो उसने तुमको बता रखी है कि मान लो 2030 में अप्रैल तक हम आपका पैसा आपको पूरा रिपे करेंगे, तो वो करेगी। नो वोटिंग राइट, मैंने बताया तुम ओनर नहीं बन जाओगे कि तुम्हें वोटिंग राइट मिल जाएगा, कंपनी के डे टू डे डिसीजन में पार्टिसिपेट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यू आर लेंडर और कंपनी की बस इतनी जिम्मेदारी है कि तुम्हें वो रेगुलर इंटरेस्ट पे करे और प्रिंसिपल अमाउंट दे दे आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है, ऑन मैच्योरिटी। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर, देखो कुछ सिक्योर्ड होते हैं कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं। जैसे मैं हूं, मैंने बोला यार मैं पैसा तो दे दूं कंपनी को, लेकिन क्या गारंटी कि ये पैसा वापस करेगी मेरा, तो कंपनी क्या कहती है अपने डिबेंचर्स होल्डर को, कभी कभी कहती है कि हम आपको सिक्योरिटी देते हैं हमारे एसेट्स की, ना मिले पैसा एसेट बेच के, आपके पास राइट रहेगा हमारे एसेट बेच के पैसा रिकवर करने का। तो वो डिबेंचर जो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब बैक्ड होते हैं बाय एसेट, उन्हें बोलते हैं सिक्योर्ड, और जिनमें कोई कंपनी सिक्योरिटी नहीं देती अपनी, वो होते हैं अनसिक्योर्ड। प्रायोरिटी ओवर शेयर होल्डर, तुम्हारा इंटरेस्ट फिक्स है, ठीक है, तो जब भी वाइंडिंग अप होगी, कंपनी बंद होने की कगार पे आएगी, तो शेयर होल्डर को सबसे पहले नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहले तुम्हें पूछा जाएगा। सबसे पहले तुम्हारा पैसा कंपनी वापस देगी, उसके बाद शेयर होल्डर पे आएगी। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। तुमने डिबेंचर लिया, तुम्हें खलबली मची, यार मेरे को नहीं चाहिए, मुझे वापस, मुझे क्या कहते हैं, मुझे शेयर किसी के खरीदने, मेरे को डिबेंचर बेचना है अपना, आप इसको बेच और खरीद सकते हैं जैसे आप शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर पे। हमने अभी कुछ टाइप डिस्कस भी कर लिया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो वो तो हमारा हो भी गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी बेटा, आपका सिक्योर डिबेंचर होता है, जब मैं ऐसे साइड हुआ करूँ ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। सिक्योर डिबेंचर बेसिकली जो कंपनी के एसेट के थ्रू बैक बाय हुआ है, अगर कंपनी फेल हो जाएगी यहाँ पे पैसा देना, तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट रहता है कंपनी के एसेट सेल कर दे जो कंपनी ने एज अ सिक्योरिटी डिबेंचर होल्डर को रखे थे। अनसिक्योर्ड, कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं देती तुमको, ठीक है, तुम्हारा पैसा तुमने कंपनी को दिया है इन द फॉर्म ऑफ लोन, कंपनी की रेपुटेशन को देख के, ठीक है, रिस्क पे है, कंपनी ने कोई तुम्हें गारंटी नहीं दी है कि कल को हम रिटर्न नहीं करेंगे तो हमारा एसेट बेचना, कुछ नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के बेसिस पे, मतलब कब रिडीम होगा, तुम्हारा पैसा कब मिलेगा, वो होता है एक रिडीमेबल एक इरिडीमेबल। रिडीमेबल कहता है रीपेड आफ्टर फिक्स टाइम, मोस्ट कॉमन डिबेंचर ऐसे होते कि आपको जो भी इसका पेमेंट है वो एक फिक्स टाइम के बाद मिल जाएगा। इरिडीमेबल डिबेंचर होते हैं, इनका कोई फिक्स रीपेमेंट नहीं होता, ठीक है, ये बस तभी आपको पे किए जाते हैं जब कंपनी बंद होने के कगार में आती है। बेसिकली लोग रिडीमेबल ही प्रेफर करते हैं, भाई हमें पता होना चाहिए हमारा पैसा हमें कब मिलेगा, फिक्स डेट होनी चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट की और रिपेमेंट की फिक्स डेट हमें चाहिए, तो वो रिडीमेबल ही लेते हैं, मोस्ट कॉमनली लोग यही जाते हैं। इतना रिस्क कोई नहीं लेना चाहता कि रिडीमेबल डिबेंचर ले ले जिसकी कोई भी रीपेमेंट डेट ही नहीं फिक्स है कि कब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें मिलेगा, ये है कि अगर कंपनी बंद होगी तो मिल जाएगा, तो ये नहीं है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे डिबेंचर दो टाइप के हैं, एक कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर बेसिकली वो डिबेंचर जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं आफ्टर सम टाइम, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो जो कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और इनमें इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर, जैसे तुम्हें इच्छा हो रही है कि मुझे अपने इस डिबेंचर को कन्वर्ट कराना शेयर में, तो कंपनियां ऐसा निकालती हैं पॉलिसी कि कुछ समय के बाद आपके इस डिबेंचर को हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, शेयर में। और नॉन कन्वर्टेबल बेसिकली जिनका कोई भी स्कोप नहीं है कि ये कन्वर्ट किए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो मैंने आपको बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू चार्ज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवेंचर तो था ही, लेकिन ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि इंट्रोडक्शन टू चार्जेस बहुत ही हल्का टॉपिक है, क्या होते हैं चार्जेस, अभी हमने इसको डिस्कस भी कर रहा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के फॉर्म में, अब इसको हम और अच्छे से देखेंगे। व्हेन अ कंपनी बोरो मनी either from a bank or from a debenture holder, the lender wants security। मान लो तुमसे अगर कोई तुम्हारा दोस्त भी पैसा लेने आए, ठीक है, यार दोस्त का दोस्त पैसा लेने आए, बड़ा अमाउंट है, तुमसे कहे कि यार मुझे 5,000 की ज़रूरत है, दे दो, तो तुम्हें ऐसी इच्छा नहीं होगी यार कोई सिक्योरिटी दे दो मुझे, या लिख के दो, या कुछ अपना गिरवी रख दो मेरे पास। मैम मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि मैं किसी को 5,000 दे पाऊँ, मैं खुद ही का नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा इमेजिन करो
इमेजिनेशन में सबके पास आ जाता है। तो इमेजिन करें ना आप कि अगर मान लो कोई आया आपसे मांगा, फिर आप क्या करोगे? आप चाहोगे नहीं कि इच्छा नहीं होगी अंदर से यार सिक्योरिटी दो। अब जब कंपनी ये बड़ा बड़ा अमाउंट ले रही है, करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, तो यार कोई बैंक ऐसे नहीं दे देगा इतना पैसा। उसको भी लगेगा यार तुम वापस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हमें कोई सिक्योरिटी तो दो। ठीक है, हमें कोई सिक्योरिटी दो कि नहीं दे पाए तो क्या, हम तब कहाँ जाएंगे, है ना। तो जब कंपनी मनी बोरो करती है, चाहे वो बैंक से करे या डिबेंचर होल्डर से करे, तो जो लेंडर होता है, जो पैसा देने वाला होता है, उसको कहता है हमें सिक्योरिटी चाहिए। सो द कंपनी ऑफर इट एसेट एज अ गारंटी। उस केस में कंपनी क्या कहती है कि मेरे देखो ये जो एसेट है, मेरी ये जो बिल्डिंग है, मेरा जो लैंड है, मेरे जो ये इन्वेंट्री है, ये सब पे तुम क्या कर लो, सिक्योरिटी ले लो। ना दे पाई, बेच देना। इफ द कंपनी फेल्स टू रिपे, द लेंडर रिकवर मनी फ्रॉम दोस एसेट। अगर मैं नहीं दे पाई तो तुम्हारे पास ये राइट होगा कि तुम अपना मनी इन एसेट्स को बेच के रिकवर कर लो। दिस लीगल सिक्योरिटी गिवन ऑन कंपनी एसेट इज कॉल्ड चार्ज। और यही लीगल सिक्योरिटी जो कंपनी देती है अपने एसेट पे, ठीक है, मनी को बोरो करने के लिए टू द लेंडर, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। की कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर दिया अपने एसेट पे। दिस लीगल सिक्योरिटी गिवन ऑन कंपनी एसेट, कंपनी के एसेट पे जो लीगल सिक्योरिटी हम ये दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चार्ज। क्योंकि लेंडर क्या बोला, लेंडर बोला हमें क्या चाहिए, लेंडर बोला हमें चाहिए सिक्योरिटी, ठीक है, हम तब पैसा देंगे। तो कंपनी ने क्या कहा कि मेरे ये जो एसेट है, मेरे ये जो एसेट्स हैं, इस पे तुम क्या कर लो, इसको तुम सिक्योरिटी के फॉर्म में रख लो। ठीक है, ये मैं लीगल सिक्योरिटी तुम्हें दे रहा हूं अपने कंपनी के एसेट पे, और इसको ही हम क्या बोल दे रहे हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं कि ये सब चार्ज है। क्योंकि कंपनी ने अपने एसेट्स पे चार्ज लगा दिया है कि कल को हम नहीं दे पाएंगे तो हमारे एसेट्स को बेचने का राइट रखोगे। व्हाई डू वी स्टडी टाइप्स ऑफ चार्ज? हम क्यों टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं? क्योंकि कंपनी का जो चार्ज है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट और एक होता है करंट एसेट। फिक्स एसेट चार्ज मतलब जब कंपनी एज अ सिक्योरिटी, एज अ लीगल सिक्योरिटी अपने जो फिक्स एसेट है उसको गिरवी रखती है, जैसे कि उसकी लैंड, उसकी बिल्डिंग, ठीक है, उसकी मशीनरी। और करंट एसेट क्या होता है बेटा, वो जो एक साल के अंदर अंदर फिनिश हो सकता है, जिसको हमें दोबारा खरीदना है, बेचना है, ये वो। तो करंट एसेट बेसिकली आपका जो स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गई जो आती जाती रहती है, डेटर्स जो एक साल के अंदर रिपेबल है, बिल रिसीवेबल, इनको जब आप गिरवी रखते हो कंपनी को, मतलब कंपनी रखती है गिरवी इन द फॉर्म ऑफ एसेट टू द लेंडर एज अ सिक्योरिटी, देन इसको हम बोलते हैं करंट एसेट। सिंस द नेचर ऑफ एसेट इज डिफरेंट, आप देखो एसेट दोनों अलग अलग हैं, फिक्स एसेट अलग क्वालिटी रख रहा है, करंट एसेट अलग है, तो इसीलिए हमारे जो चार्जेस होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज इस पे लगता है, फिक्स चार्ज लगता है फिक्स एसेट पे, कि हमारा जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स एसेट पे लगेगा। जहां पे हम फिक्स एसेट गिरवी रखेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि फिक्स चार्ज है, और फ्लोटिंग चार्ज इस पे लगता है चेंजिंग एसेट पे। इन्वेंट्री जो है वो चेंज होती रहती है, एक साल के अंदर अंदर ऑफ कोर्स आपने स्टॉक मंगाया बेचा, मंगाया बेचा, तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो जब हम उसको गिरवी रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। जैसे वाटर नहीं फ्लोट करता रहता ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वैसे ही आपका जब हम चेंजिंग एसेट रखते हैं एज अ सिक्योरिटी टू द लेंडर, उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। तो दिमाग में बैठा लेना, फिक्स मतलब फिक्स और फ्लोटिंग मतलब जो फ्लोट करे। ठीक है, तो फिक्स चार्ज इज अ चार्ज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एसेट ऑफ द कंपनी। द एसेट डू नॉट चेंज एंड रिमेन इन द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिक्स चार्ज उन एसेट पे लगाया जाता है जो जल्दी चेंज नहीं होते और कंपनी के साथ लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, क्या चेंज होते रहते हैं? नो मैम, ऑफ कोर्स ये सेम रहते थ्रू आउट द, बहुत केयर होगा मैम 5-6 साल बाद कि मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई है, तब उसमें हमें कुछ बदलाव एकदम से दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वो हो गई, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा तो डेप्रिशिएट ऐसा ऐसा होता रहता है, लैंड जैसा वैसा रहने वाला है। तो फिक्स चार्ज बेसिकली जब आप अपने फिक्स एसेट को गिरवी रखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, जो जल्दी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, कंपनी के साथ लंबे समय तक रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज दैट यूजुअली कैरी अ
फिक्स्ड एसेट दैट यूजुअली कैरी अ फिक्स्ड चार्ज, वो है आपके एग्जांपल। तो फिक्स्ड चार्ज इज द चार्ज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एसेट ऑफ द कंपनी, दीज एसेट डज नॉट चेंज एंड रिमेन इन द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्लोटिंग चार्ज क्या होंगे? ये वो चार्ज होते हैं जो क्रिएट होते हैं ऐसे आपके एसेट पे जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। बट हम अभी फीचर्स को और एक्सप्लोर करेंगे कि फिक्स चार्ज और क्या है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक एसेट पे हम ये चार्ज लगाते हैं, मतलब स्पेसिफिक एसेट को हम गिरवी रखते हैं। द लेंडर एग्जैक्टली नो विच एसेट इज गिवन एज सिक्योरिटी, लेंडर को पता होता है भाई आपने क्या सिक्योरिटी में दिया, लैंड दिया, बिल्डिंग दिया है, मशीनरी दिया है, क्या रखा है गिरवी, लेंडर को पता रहता है। यूजुअली स्पेसिफिक एसेट पे ये चार्ज लगता है। कंपनी कैन नॉट सेल द एसेट फ्रीली, अब भाई आपने इसको गिरवी रख दिया तो आप ये सोचो कि मैं लैंड को बेच देता हूँ, ये नहीं आप कर सकते हो। वो आप गिरवी रख के एज अ सिक्योरिटी, सो यू डोंट हैव द राइट कि आप उसको बेचें या उसको कहीं ट्रांसफर करें। उसके लिए अगर आपको करना भी है तो लेंडर की परमिशन लेनी होगी। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देखो हाई है क्योंकि एसेट फिक्स है ना, वैल्यूबल, उसकी वैल्यू बढ़ रही है लैंड के, मान लो तो लेंडर को प्रोटेक्टेड फील होता है कि कल को पैसा नहीं आया तो जमीन बेच देंगे इनकी। कॉमन इन लॉन्ग टर्म लोन, बैंक और डिबेंचर होल्डर फिक्स चार्ज उन लोन के लिए देते हैं बेटा जो लंबे समय के लिए दे रहे हैं, ठीक है। कोई तुम्हें इक्विपमेंट खरीदना उसके लिए उन्होंने जो पैसा दिया है, लंबे समय के लिए लोन दिया है, या सिक्योर डिबेंचर तुमने इशू किया, उस केस में जो बोरोवर्स होते हैं वो लेंडर को एज अ फिक्स चार्ज देते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट पे चार्ज देते हैं, फिक्स एसेट पे उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा फ्लोटिंग चार्ज। क्या होता है? तो फ्लोटिंग चार्ज वो चार्ज जो हम क्रिएट करते हैं उन एसेट पे जो चेंजिंग या मूविंग है। फिक्स चार्ज किस पे क्या था? उन एसेट पे जो स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइबल है, जो कंपनी के साथ लंबे समय तक बने रहेंगे, उस पे क्या था? फ्लोटिंग चार्ज अपोजिट, ये उन एसेट्स पे क्रिएट किया जाता है जो चेंजिंग है और मूविंग है, मतलब ये एसेट हर दिन चेंज होते रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं ये फ्लोट होते रहते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे क्या है? स्टॉक, तुम इन्वेंट्री मंगा रहे हो, फिर बना रहे हो, बेच रहे हो, खत्म हो रहा आ रहा है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, डेटर, ठीक है। तो ये करंट एसेट है जो चेंज होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी इनकम कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। ये एसेट इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, कभी आप इनको बेच ही देते हो, कभी आप इनको रिप्लेस कर देते हो। फिनिश गुड्स आपने लिए, आपने बेच दिए, फिर बनाया, फिर रखा, फिर ऐसे से चलता रहेगा। तो जब आप इनको गिरवी रखते हो, ठीक है, लेंडर के पास, तो इनको हम बोलते हैं कि आपने फ्लोटिंग चार्ज दिया है। इसके फीचर्स क्या है? कवर अ ग्रुप ऑफ चेंजिंग एसेट, इसमें कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं आता कि लैंड आगे बिल्डिंग आ गया, यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स, जैसे आपका स्टॉक, आपकी इन्वेंट्री, आपके स्टॉक में आपका रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सब कुछ आ जाएगा। कंपनी कैन फ्रीली यूज और सेल द एसेट, वहां पे क्या था? आप इजीली सेल नहीं कर सकते हो, आपको लेंडर की परमिशन चाहिए होगी। बट इन्वेंट्री ऑफ कोर्स बेचोगे, खरीदोगे नहीं तो चलेगा कैसे? स्टॉक को खरीदना पड़ेगा जब वो खत्म हो जाएगा। गुड्स फिनिश गुड बन जाएंगे, सड़ाओगे थोड़े, उनको बेचोगे, डेटर से पैसा कलेक्ट करोगे, नई इन्वेंट्री मंगाओगे ही, इसमें तुम्हें लेंडर की कोई परमिशन नहीं चाहिए होगी क्योंकि तुम्हारा दिन डे टू डे का काम है, ठीक है। चार्ज फ्लोट अंटिल डिफॉल्ट, it does not attach to any specific item until something serious happen like non repayment। देखो चार्ज जो है ना वो फ्लोट होते रहेंगे, मतलब जब तक मुझे भरोसा है एज अ लेंडर कि तुम मेरा पैसा दे दोगे, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि तुम ये जो फ्लोटिंग चार्ज है उसको कहीं रोक के रखो, या अब तुम नहीं बेच सकते हो, या अब नहीं खरीद सकते, ऐसा मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगी। तुम आराम से इन्वेंट्री को बेचो, खरीदो, ठीक है। स्पेसिफिक आइटम से मैं उसको भी नहीं जोड़ूंगी। अगर मुझे लगता है तुम मेरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, देन फिर मैं बोलूंगी कि अब ये इन्वेंट्री जो है ना इसको बेचना नहीं है, अब इसको मैं बेच के अपना पैसा रिकवर करूंगी। तो उस केस में हम उस स्पेसिफिक आइटम पे अपना फोकस करेंगे। इट डज नॉट अटैच टू एनी स्पेसिफिक आइटम अंटिल समथिंग सीरियस हैपन लाइक नॉन प्रीपेमेंट। कॉमन इन वर्किंग कैपिटल लोन, जब वर्किंग कैपिटल लोन लेते हो तब हम देखो बड़ा लोन देने में तुम्हें कोई फ्लोटिंग चार्ज तुम्हारा नहीं लेगा, ठीक है, कि तुम अपना इन्वेंट्री गिरवी रख दो, इतनी इस चीज़ पे ऊपर नीचे वाली चीज़ पे कोई गारंटी इतने बड़ी चीज़ के लिए नहीं देगा, और ना ही कोई लेंडर तुम्हें पैसे देने वाला है। तो ये तुम्हारे डे टू डे ऑपरेशन, जहाँ छुटपुट का पैसा तुम्हें चाहिए, कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए पैसा थोड़ा बहुत चाहिए, उस केस में कंपनी अपने इन चीज़ों को गिरवी रख के लोन लेती है। बिकम फिक्स्ड ऑन डिफॉल्ट, अगर तुमने डिफॉल्ट कर दिया, यही है क्रिस्टलाइजेशन, तो
उसको फिर ये फ्लोटिंग चार्ज तुम्हारा फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. इफ अ कंपनी फेल्स टू रीपे द लोन, द फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज इनटू फिक्स्ड चार्ज एंड अटैच टू द अवेलेबल एसेट. कि भाई आप तुमको लोन वाले लेंडर जो है वो तुम्हें बोल देंगे अब आप हमारे जो किस्तें जो पे नहीं कर रहे हैं ना, अब एक काम करिए, जितना आपके पास स्टॉक है जो आपने गिरवी रखा था अब उसको आप छुएंगे भी नहीं, ठीक है, उस पर हम फिक्स चार्ज लगाते हैं. अब वो हमारे स्पेसिफिक आइटम बन गया है, आप उसको नहीं बेच सकते, नहीं खरीद सकते, उसको वैसे ही रखिए, हम उसको सेल आउट करेंगे, अब हम अपना पैसा हम रिकवर करेंगे. तो अब आप उसके साथ कोई भी ऊपर नीचे वाली छेड़खानी नहीं कर सकते कि उनको इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो, कुछ नहीं. अब जो भी आपके लेंडर हैं वो आएंगे और उसको बेचेंगे, डेटर से पैसा रिकवर करेंगे और अपना जो भी आपको पैसा उन्होंने गिरवी दिया था वो रिकवर करने की पूरी कोशिश में लग जाएंगे. तब तक तो फ्लोटिंग था, बट इस केस में वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि उनका दिमाग अब सनक जाएगा. ठीक है, तो हम डिफरेंस कवर कर ले, हो सकता है डिफरेंस आ जाए पेपर में. जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसको डिफरेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही है. फिक्स चार्ज बेसिकली क्या होता है, वो चार्ज जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड फिक्स एसेट पे लगता है. हमने बोला कि लैंड बिल्डिंग इन सब पे लग रहा है, स्पेसिफिक एसेट पे लगता है जो हमें पता होता है हाँ ये है आइडेंटिफाइड है, ये हाँ ये लैंड है, ये बिल्डिंग इसी पे लगा है. ये चार्ज होता है वो ग्रुप ऑफ चेंजिंग मूविंग एसेट पे लगता है. आज को मेरे को इन्वेंट्री इतनी दिखी जब मैंने लोन दिया, कल को इन्वेंट्री कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर ये, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है. जो इन्वेंट्री चेंज होती रह रही है, गुड्स जो एसेट चेंज होते रह रहे, मूव होते रह रहे, ये चार्ज उन पे लगता है. एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग मशीन, स्टॉक रॉ मटेरियल डेटा. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ एसेट. यहाँ पे एसेट नहीं बदलता, यहाँ पे एसेट आपको पता हर दिन बदलता रहता है. कंपनी फ्रीडम टू यूज और सेल एसेट. कंपनी सेल नहीं कर सकती अपने एसेट को, ठीक है, कंपनी ना सेल कर सकती ना यूज कर सकती एसेट को. उसके लिए उसको लेंडर की परमिशन चाहिए. तुम सोचो मेरा लैंड गिरवी रखा, मैं इस पर बिल्डिंग क्रिएट कर दूं, नहीं, तुम्हें लेंडर की परमिशन चाहिए होगी उसको यूज करने के लिए भी. लेकिन यहाँ पे आप फ्रीली अपने स्टॉक को बेच खरीद सकते हो, यहाँ लेंडर की स्पेसिफिक परमिशन की तुम्हें जरूरत नहीं है. हाँ, अगर तुमने डिफॉल्ट किया तब तो तुम गए. सिक्योरिटी का लेवल बोले तो हाई है, बहुत हाई है, यहाँ लो है एज कंपेयर टू फिक्स चार्ज, तुम्हें पता चल रहा है. यहाँ पे कॉमन यूज की बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन, सिक्योर्ड डिबेंचर, ये इसके लिए तुम फिक्स चार्ज बेसिकली देते हो. वहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए आप फिक्स फ्लोटिंग चार्ज पे दे सकते हैं. व्हेन इट अटैच टू एसेट, इमीडिएटली अटैच टू द एसेट. कभी एसेट पे अटैच होगा का मतलब लग जाएगा कि हाँ जैसे आपने गिरवी किया इमीडिएटली अटैच्ड है ये, ठीक है, इमीडिएटली आपने सिक्योरिटी आपकी वो अटैच हो गई कि हाँ वो बेचने का राइट है उसके पास अगर आप पे नहीं कर सकते. ये तभी अटैच होता है जब वो क्रिस्टलाइज होता है, मतलब जब आप डिफॉल्ट कर देंगे तभी हमारा जो ये है कि हम इसके ऊपर अपना पूरा अधिकार रखते हैं इसको बेचने का, वो तब अटैच होगा, उनका वो राइट तब उस पर अटैच हो जाएगा. क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये ऑलरेडी फिक्स है, बट वो फिक्स होगा ऑन डिफॉल्ट. कंट्रोल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ लेंडर ओवर द एसेट. यहाँ पे लेंडर का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है, जैसे ही वो आपने गिरवी रखा उसका पूरा अधिकार उसके ऊपर तुरंत आगे इमीडिएटली अटैच हो गया, क्या वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, उसके सारे डिसीजन उसके हाथ में है, आपको हर चीज के लिए परमिशन लेनी है. लेकिन एज यहाँ देखा ये तभी क्रिस्टलाइज होता है, तभी उसका पूरा राइट आएगा जब आप डिफॉल्ट करोगे, ठीक है, जब आप डिफॉल्ट करोगे. ठीक, तो फ्लोटिंग चार्ज की बात करें जब फिक्स होगा जब आप डिफॉल्ट करोगे तब. लेंडर को कंट्रोल मिलता है जब आप डिफॉल्ट करते हैं तब, उससे पहले उसका अधिकार नहीं होता. उससे पहले आपका कंट्रोल होता है कि आप उसको बेच रहे हो, खरीद रहे हो या क्या कर रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग से ही उसका पूरा कंट्रोल आ जाता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो हमने डिस्कस किए हैं, इसके एक बार गो थ्रू कर लेना, आप कवर अप हो जाएगा. नेक्स्ट हम आ रहे हैं डायरेक्टर्स पे, और डायरेक्टर्स का टॉपिक देखो बहुत बड़ा है. नेक्स्ट जो हम यूनिट करेंगे उसमें पूरा डायरेक्टर्स को खींचेंगे और काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं इसमें और इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसका बेस बना लो इस पीपीटी में, ठीक है, इस वीडियो में, एंड देन हम नेक्स्ट में कवर करेंगे. तो डायरेक्टर कौन होता है, देखो डायरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी खुद सारे डिसीजन नहीं ले सकती. कंपनी का बिल्डिंग जा जाके देखेगी मेरा काम सही हो रहा नहीं हो रहा, नहीं ना, उसके बिहाफ पे कौन काम करेगा, डायरेक्टर्स काम करेंगे. जिन्होंने इतने लोगों ने शेयर लिया है, 1 लाख लोगों ने, क्या 1 लाख लोग कंपनी में आके धाबा बोल देंगे और बोलेंगे हम बताएंगे कंपनी कैसे चलेगी आज, नहीं ना, वो डायरेक्टर्स
को इलेक्ट करेगी, जो उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो डायरेक्टर वो पर्सन होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जिन पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं या वोट देके इलेक्ट करते हैं कि भाई आप लोग जो है जिम्मेदार लोग हो और आप कंपनी को चलाओ, कंपनी को मैनेज करो, है ना, हमारे बिहाफ पे, वो लोग होते हैं डायरेक्टर। इनको क्या क्या करना होता है मैम? इनको डिसीजन लेने होते हैं सारे, इनको कंपनी को गाइड करना पड़ता है, दिशा देनी पड़ती है, ये कंपनी इस तरीके से चलेगी, हम ये करेंगे, आगे हमें ये एक्सपेंशन करना है, ठीक है। जितनी भी पॉलिसी बनती है उनको सब कंट्रोल करना, लोग फॉलो करें। कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टर्स, इंश्योर करते हैं कि जो भी कंपनी एक्ट के तहत रूल्स एंड रेगुलेशन है, लीगल कंप्लाइंसेस हैं, वो फॉलो हो। ऐसा ना हो कि हम लीगल कंप्लाइंसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं, कंपनी एक्ट ने हम पे पेनाल्टी लगा दी है और हम बंद होने के कगार पे आ गए। भाई तुम्हें चलानी है तो आपको अच्छे से चलाना होगा। सो डायरेक्टर आर द मैनेजर एंड डिसीजन मेकर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी के जितने भी डिसीजंस हैं वो डायरेक्टर लेते हैं। तो दे एक्ट कलेक्टिवली एज अ ग्रुप कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जितने भी डायरेक्टर्स मिलके एक साथ एक्ट करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं, कंपनी को चलाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी को फॉलो करवाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि लीगली हम कंपनी को ऑपरेट करें, वो सारे लोग एक साथ कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? BOD, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने पढ़ा भी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहली बार नाम नहीं सुन रहे होंगे, नाम तो सुना ही होगा, है ना। ओके, डायरेक्टर्स की जरूरत क्या है मैम? डायरेक्टर्स, कंपनी क्यों नहीं चल के सब कुछ कर ले रही है? अरे बेटा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है ना, क्या वो बोल सकती है किसी को कि ये करो या मैं लोन दे दो? क्या वो डिसीजन ले सकती है? उसके बाद दिमाग है क्या? नहीं। क्या वो डॉक्यूमेंट साइन कर सकती है खुद से? नहीं। तो डायरेक्टर ही तो कंपनी का ब्रेन है, कंपनी के बिहाफ पे बोलेंगे, कंपनी के बिहाफ पे चीजें करेंगे, ठीक। तो डायरेक्टर का काम क्या है? पॉलिसी बनाना कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी ये है, हम इतने दिन तक लोन, जो भी पैसा है वो उधारी पे किसी को सामान बेचेंगे, ठीक है, इस टाइम के बाद हमें पैसा रिकवर करना है, हमारी कैश पॉलिसी ये है, हमारी एम्प्लॉय पॉलिसी ये है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे पॉलिसी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस के डिसीजन है वो सब लेंगे, डेली ऑपरेशन को मैनेज करेंगे, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर उनका जो डिविडेंड है वो मिले, डिसाइड करना है कि कितना देना है, कैसे देना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कंपनी लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना, इंश्योर करना। और कंपनी को कोई भी मीटिंग हो रही है या बाहर लीगली रिप्रेजेंट करना कि इस कंपनी के BOD हम हैं, ठीक है। तो अपने आप को, कंपनी को लीगली रिप्रेजेंट करने का काम हमारे BOD का ही होता है। तो कितने टाइप्स के डायरेक्टर्स होते हैं? क्या एक ही टाइप का डायरेक्टर्स होते हैं या अलग अलग टाइप हैं? तो अलग अलग टाइप हैं, डिपेंड करता है कि उनकी रोल क्या है, वो कैसे अपॉइंट किए गए हैं या उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उस बेसिस पे डायरेक्टर्स के टाइप्स होते हैं, ठीक। पहला है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? ये वो डायरेक्टर होता है जो डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व होता है, मतलब कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में, जैसे कि फाइनेंस को देखना, HR को देखना, ये पर्सन कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसका वर्क रहता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, जैसे कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये, तो 4 डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये सारा काम इसका ओवरव्यू रहता है। तो ये होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेसिकली वो होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करते हैं जब पॉलिसी बननी होती है या गाइडेंस देते हैं। तो ये डे टू डे कंपनी में नहीं रहते, ना ही कंपनी को डे टू डे वर्किंग में इन्वॉल्व होते हैं, ना ही डे टू डे मैनेजमेंट में लगते हैं। हाँ, जब कंपनी के लिए कोई पॉलिसी बनानी है या बड़ा डिसीजन लेना है या इनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, तब ये कंपनी में आते हैं और अपनी इस तरीके से मदद करते हैं कंपनी को कि उसको गाइड करना, उसको हेल्प करना, वो काम तब रहता है उनका। नेक्स्ट टाइप है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर इंडिपेंडेंट कौन होता है मैम? बेटा देखो, BOD जो है वो आपस में मिलके ऐसे डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब जिसका किसी से एम्प्लॉय से कोई कनेक्शन ना हो, ना वो किसी प्रमोटर को जानता हो कंपनी के, ठीक है, ना वो किसी कस्टमर सप्लायर से रिलेटेड हो, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो। जैसे कोई CA हो गया, CS हो गया, ठीक है,
जो कंपनी के किसी भी पर्सन को नहीं जानता, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये लोग अपॉइंट करते हैं, नाम रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं मीटिंग वगैरह में, और फिर सेलेक्ट किया जाता है। पर्पस यही होता है कि यार कोई इंडिपेंडेंट बंदा आएगा ना, तो कंपनी अगर गलत जा रही होगी ना, तो वो वहां पे बताएगा चीजों को, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होके, अनबायस्ड होके चीजों को रखेगा। और अगर उसको लगता है कंपनी धोखा कर रही है, इन्वेस्टर्स का फ्रॉड कर रही है, तो वो कंपनी के बाहर जाके लॉ में कंप्लेन भी करेगा कि यहाँ पे कंपनी चीजें खराब कर रही है, डायरेक्टर यहाँ के फ्रॉड कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत जरूरी है, ताकि हम जो शेयर होल्डर हैं, बेसिकली जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, उनको प्रोटेक्ट कर पाए, जिनके पास कम शेयर है कंपनी के, उनको प्रोटेक्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो सब उनके साथ फ्रॉड करें और उनको जो है वो मतलब फ्रॉड करके उनके साथ खिलवाड़ करें। तो उस चीज से ये प्रोटेक्शन देता है, ये इंश्योर करता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर। मोस्टली जो लिस्टेड कंपनीज होती है, जिनके भाई शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जो फ्रीली आप सेल और बाय कर सकते हो वहाँ पे, उन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है, और हर कंपनी में इवन होना ज़रूरी है, ताकि वो अनबाइज्ड होकर अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो वो ये ना सोचे मेरे दोस्त हैं या कुछ भी नहीं, वो चीज़ों को रखे और वहाँ पे चीज़ों को सही करवाएं। नॉमिनी डायरेक्टर कौन है? अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर। जैसे बैंक जो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लोन देती, 400 करोड़ ऐसा, या 200 करोड़ या 300 करोड़, जितना भी बड़ा अमाउंट दे रही है कंपनी को, वो कहती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को एज अ डायरेक्टर आपकी कंपनी में अपॉइंट करवाएंगे। वो डायरेक्टर आपकी हर मीटिंग में बैठेगा, वो डायरेक्टर आपके हर रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे पैसे को कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में तो नहीं इन्वॉल्व हो। तो वो होता है नॉमिनी डायरेक्टर, जिसको कौन नॉमिनेट करता है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सरकार भी कभी कभी जब देखती है कंपनी गलत कर रही है, इस कंपनी का रिकॉर्ड खराब आ रहा है, तो वो भी अपने एक पर्सन को नॉमिनेट करती है एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी में, कि वो डायरेक्टर मेरे बिहाफ पे सारी नजर रखेगा आपकी कंपनी पे। तो ये होते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। इफ एसबीआई गिव अ लार्ज लोन, वो एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकती है अपना, जो कंपनी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करे। भाई बैंक ने पैसा दिया है, उसको तो डर लगेगा ना कि तुम पैसा का क्या कर रहे हो, तो वो अपना एक नॉमिनी एज अ डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी में अपॉइंट कर सकती है। मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज एमडी, director who is given substantial power of management by the board. MD is responsible for running the company daily. देखो मैनेजिंग डायरेक्टर MD बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है, इसके बाद कंपनी की सबसे बड़ी बड़ी पावर रहती है कि क्या डिसीजन लेने, मेजर क्या पॉलिसी फ्रेम करनी है, डे टू डे में क्या फंक्शनिंग, पूरे मतलब पूरी कंपनी को ये मैनेज करता है। तो ये बहुत बड़े रोल पे काम करता है मैनेजिंग डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? होल टाइम डायरेक्टर बेसिकली वो डायरेक्टर जो फुल टाइम काम करता है कंपनी में, हो सकता है वो एम्प्लॉय भी हो और डायरेक्टर का भी रोल कर रही हो, ठीक है। तो ये फुल टाइम इंगेज रहता है कंपनी में, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये फुल टाइम कंपनी में इंगेज रहता है, फुल टाइम कंपनी के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो गया, तो ये पूरे टाइम उस फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, वहाँ पे क्या चल रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, मैनेज करना, तो ये फुल टाइम अपना इन्वॉल्वमेंट रखता है, होल टाइम ये कंपनी को डायरेक्शन देता है। मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत बड़ा है, वो पूरी कंपनी चला रहा है, ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में अपना फुल टाइम दे रहा है, फुल टाइम उसकी चीजों को मैनेज करने में लगा हुआ है। एडिशनल डायरेक्टर कौन होते हैं? ये एडिशनल होते हैं। अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड बिटवीन 2 AGM कंटिन्यूज ओनली टिल द नेक्स्ट AGM। मान लो कि एक मुझे डायरेक्टर की ज़रूरत है, जैसे मुझे किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एडवोकेट की रिक्वायरमेंट आ गई या सीए की ज़रूरत पड़ गई, जो मैं चाह रही हूँ कि यार मुझे एज अ डायरेक्टर इसको मतलब मीटिंग बैठाना पड़ेगा, इन्वॉल्व कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसका रोल रहने वाला है। अब मैं सोच रही हूँ कि यार अब एनुअल जनरल मीटिंग हो 3 महीने बाद तो मैं प्रस्ताव रखूँ, लेकिन मुझे समझ में आ रही है यार अभी ज़रूरत है, अब क्या, तो मैं क्या करूँगी, उसको अपॉइंट कर दूंगी और मैं उसको बोलूँगी जब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आएगी तो तुम्हारा कंफर्मेशन हो पाएगा यार, तब सब वोट करेंगे, देन यू विल बी कंफर्म कि हाँ तुम हो, बट टिल देन तुम्हें एज अ एडिशनल डायरेक्टर हमारे लिए काम करना होगा। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर कौन होता है? अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर डायरेक्टर व्हेन द डायरेक्टर इज आउट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 3 मंथ। मान लो कोई डायरेक्टर है 3 मंथ से ज्यादा क्या है इंडिया से बाहर है, तो उसके बिहाफ पे कोई डायरेक्टर आएगा जो उसके बिहाफ पे काम करेगा जब तक वो नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव, कि एज अ ऑल्टरनेटिव वो यहाँ पे
काम करेगा उसके बिहाफ पे। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर कौन होते हैं? कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, मान लो कोई डायरेक्टर रिजाइन कर दिया है, किसी के अचानक से डेथ हो गई, ठीक है, उसका समय पूरा होने से पहले, तो बोर्ड उस वैकेंसी को एक कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट करके फुलफिल कर देती है कि आप ये जो थोड़े टाइम की वैकेंसी आई इसको आप कैजुअली मतलब फिल कर लीजिए एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें किसको अपॉइंट करना है। रेसिडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर और एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट वन डायरेक्टर मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। दिस इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी, हर कंपनी के लिए कंपल्सरी है कि एटलीस्ट एक डायरेक्टर उसके पास ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में कम से कम 182 डेज हर फाइनेंशियल ईयर में स्टे करता हो, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर, कुछ कंपनीज जैसे कि लिस्टेड कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनी, वहां पे एक वुमेन डायरेक्टर को भी अपॉइंट करना कंपल्सरी है, तो मस्ट हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। तो ये हो गए वुमेन डायरेक्टर। तो ये टाइप्स हैं कि कितने तरीके के हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉमिनी, इंडिपेंडेंट, मैनेजिंग, होल टाइम, एडिशनल, ऑल्टरनेट, कैजुअल वैकेंसी, रेसिडेंट, वुमेन। तो मतलब जिस जिस नीड के हिसाब से या रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से हम डायरेक्टर्स के टाइप्स को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, कितने डायरेक्टर कर सकते हैं। तो कंपनी एक्ट स्पेसिफिकली तुम्हारे मिनिमम मैक्सिमम बताती है कितने मिनिमम होने चाहिए। तो मिनिमम तो याद रख लो बिल्कुल अच्छे से कि जो प्राइवेट कंपनी उसमें मिनिमम 2 होने चाहिए, जो पब्लिक कंपनी उसमें मिनिमम 3 होने चाहिए, और जो 1 पर्सन कंपनी उसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब कम से कम तुम्हारे पास इतने डायरेक्टर तो होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या है? मैक्सिमम लिमिट आपकी 15 है, लेकिन कंपनी 15 से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकती है। किस केस में? अगर वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे, यानी शेयर होल्डर ये अप्रूव कर दें कि कंपनी 20, 25, 30 या जितने चाहे उतने डायरेक्टर रख सकती है, तो उस केस में कंपनी 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर रख सकती है। जैसे मान लो कंपनी ने कहा कि नहीं हमें 15 नहीं, हमें 16 चाहिए, हमें 16 की जरूरत पड़ेगी, तो शेयर होल्डर्स अगर मीटिंग में ये प्रस्ताव पास करवा दें स्पेशल रिजोल्यूशन से 75% से कि हाँ ठीक है आप ये कर सकते हो, तो फिर कंपनी उस हिसाब से अपने डायरेक्टर्स की लिमिट को बढ़ा सकती है। इसके अलावा रेसिडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है, वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है कुछ कंपनीज के लिए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 फॉर लिस्टेड कंपनीज होना जरूरी है कि 1/3 अगर आप लिस्टेड कंपनी तो 1/3 डायरेक्टर जो है वो तुम्हारे क्या हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है कि क्या क्या होना चाहिए इनके अंदर। तो स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, जो हम कह सकते हैं कंपनी एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बट कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट देती कि हाँ ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कोई स्पेशल तुम्हारी डिग्री की नहीं है, लेकिन हाँ बेसिकली तुम्हारे अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए कि सबसे पहले तुम पर्सन होने चाहिए, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन डायरेक्टर नहीं बन सकता, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही डायरेक्टर बनेगा, ठीक है। मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्टर 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, भाई कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ, पागल ना हो तुम, ठीक है। लॉ ने तुम्हें डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो कि तुमने कुछ पहले धोखाधड़ी कर रखी हो, कि तुम उस टाइम पे डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो, तो तब तुम नहीं बन सकते डायरेक्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होने चाहिए तुम। DIN, तुम्हारे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, हर डायरेक्टर के पास DIN होना चाहिए जो गवर्नमेंट उसको इश्यू करती है, बिना DIN के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। कंसर्न टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर को रिटन कंसर्न देनी होगी, इन्फॉर्म DIR टू दैट दे हैव एग्रीड टू बिकम अ डायरेक्टर। इवन तुम कंपनी के डायरेक्टर बनने को तैयार हुए ना, तो तुम हमें लिख के दो, कंसर्न दो कि हाँ कल को तुम पता चला वो कर जाओ कि मैंने तो कहा था लोगों में जबरदस्ती बना दिया, नहीं, तुम कंसर्न दोगे, DIR 2 फॉर्म भरोगे कि तुम यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर बनने को राजी हो। शेयर क्वालिफिकेशन, अगर आर्टिकल एसोसिएशन में ऐसा है कि इतने शेयर होल्डर होने चाहिए, मतलब इतने शेयर एक डायरेक्टर को होल्ड करने, तब जरूरी है, अदरवाइज नहीं। कि कुछ कंपनियां ऐसा कहती हैं कि डायरेक्टर को स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर होल्ड करने ही करने पड़ेंगे, अगर वो शेयर क्वालिफिकेशन अगर आप करते हो पूरी तो आप बन सकते हो, वरना नहीं। बट बेटा ऐसा कंपलसरी नहीं है, शेयर क्वालिफिकेशन जो है वो ऑप्शनल है, कुछ कुछ कंपनियां फॉलो करती है, कुछ कुछ नहीं करती हैं, तो डिपेंड करता है कहाँ पे ऐसा है, जहाँ पे ऐसा है वहाँ पे ऐसा होना पड़ेगा।
डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स डायरेक्टर कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कि वो डायरेक्टर नहीं बन सकते। पहला, अगर अनसाउंड माइंड का है, मतलब वो पागल है, उसको नहीं समझ में आ रही चीजें, तो क्या ही कंपनी को दिशा देगा, कहाँ बनोगे डायरेक्टर। इनसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो गए हो, तो तुम्हें कोई कंपनी के ब्याह पे पैसे देगा क्या, नहीं ना, नहीं बन सकते। कन्विक्टेड फॉर 6 मंथ और मोर, मान लो तुम्हें जेल दी गई हो, इफ सेंटेंस फॉर 6 मंथ और मोर कैन नॉट बी अ डायरेक्टर फॉर 5 ईयर। अगर तुम्हें 6 महीने या उससे ज्यादा की जेल मिली है तो तुम 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते जेल कंप्लीट करने के बाद। अगर तुम्हें 7 साल या उससे ज्यादा की जेल मिली है तो तुम परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड हो, मतलब तुम कभी जिंदगी में ही डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये भी होता है कि जेल वेल गए हो तो क्या सीन रहेगा। अनपेड शेयर कॉल, मान लो एक डायरेक्टर है, उससे कहा, उसके पास शेयर हैं कंपनी के, जहां पे कंपनी के शेयर डायरेक्टर होल्ड करते हैं, उस केस में मान लो डायरेक्टर के पास कंपनी के शेयर हैं और उसमें क्या किया, उसने पैसा नहीं दिया, जो कंपनी ने पैसा मांगा और उसने पैसा नहीं दिया उस कंपनी को, उस पेड अप शेयर पे उसने उतना अमाउंट नहीं दिया जो उसके पास है। उस केस में अगर 6 मंथ हो जाए और 6 मंथ तक भी कंपनी को डायरेक्टर से पैसा नहीं मिल रहा है, उस केस में कंपनी जो है उसको हटा सकती है और कभी भी उसको डायरेक्टर के रूप में नहीं अपॉइंट करेगी, क्योंकि उसने डिफॉल्ट कर दिया, शेयर को पेड ही नहीं किया जो अमाउंट उसको पे करना था। अगर कंपनी फेल हो जाए टू फाइल एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर, कंपनी को तुम्हें पता है एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी होती है, मान लो 3 साल से ज्यादा हो गया लगातार वो नहीं कर पा रही है, उस केस में जितने भी कंपनी के डायरेक्टर होंगे वो सब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी एज डायरेक्टर। वो सोचे हम यहाँ से भगा दिए गए तो कहीं और जाके 5 साल काम कर लें, तो वहां पे भी तुम नहीं कर सकते हो। फ्रॉड और मिसकंडक्ट, अगर कोई पर्सन फ्रॉड वॉड में पकड़ा गया तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाइड है। नॉट हैविंग DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तुम्हारे पास, तो भी तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, राइट, तुम्हें डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। ओके, लास्ट जो टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर बनते कैसे हैं। तो 5 मेजर वेज हैं। पहला है अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर, सबसे कॉमन मेथड। शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग, दिस इज कॉल्ड रेगुलर अपॉइंटमेंट। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इसी मेथड से अपॉइंट होते हैं, मतलब शेयर होल्डर जो है एनुअल जनरल मीटिंग में बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाएगा और हमें अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेन बहुत कॉमन मेथड है। अपॉइंटमेंट बाय BOD, जब BOD बन जाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी, जब उनको लगता है कोई डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, इसकी नीड है, हमें ये पर्सन एज अ डायरेक्टर चाहिए, तो वो भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे एडिशनल डायरेक्टर, जब कंपनी को कोई एक्स्ट्रा डायरेक्टर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, कोई CA मान लो चाहिए उसको एज अ डायरेक्टर जो कंपनी को आगे इस प्रोजेक्ट में हेल्प करे, एज अ डायरेक्टर मीटिंग में बैठे, तो इन्होंने नाम रख दिया कि भाई इसको होना चाहिए, ज़रूरी है हमें, ठीक है, बिफोर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आए, तो उस केस में वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। वो बना रहेगा, जब लग रहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग आएगी तब वहां पे सब शेयर होल्डर के साथ बातचीत करके उसको फाइनल किया जाएगा, अगर हो पा रहा है। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, मतलब ये तुम्हारे क्या है कि तुम्हारे वो डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर मान लो एकदम से किसी की डेथ हो गई या कोई छोड़ के चला गया, उस टाइम डायरेक्टर को लगा यार अब ये जगह जो खाली हुई है इसको भरना है, तो उस टाइम पे वो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर इंडिया के बाहर चला गया 3 महीने से ज्यादा और बोर्ड को लगता है कि कोई पर्सन आए जो उसको रिप्लेस करे टेम्परेली, तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट डायरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कैसे होता है डायरेक्टर्स का, वो होता है फर्स्ट डायरेक्टर के फॉर्म में। जब कंपनी बन रही होती है तो कंपनी के लिए जरूरी होती है कि कुछ डायरेक्टर्स, जैसे प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में 7, 1 पर्सन में 1, जो ये लोग क्या करते हैं कंपनी को बनाने के दौरान जब डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं तो ये अपना साइन करते हैं MOA में, AO में, कि हम जो है वो डायरेक्टर्स की तरह कंपनी के लिए काम करेंगे, तो उनको उस टाइम पे अपॉइंट कर दिया जाता है। वो अपना नाम दे देते हैं आर्टिकल एसोसिएशन में कि ये फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी के, और अगर AO साइलेंट है देन जिसने भी मेमोरेंडम को ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब किया वो फर्स्ट डायरेक्टर बन जाते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स कुछ जो है वो इस तरीके से अपॉइंट होते हैं। जब कंपनी इंकॉर्पोरेट हो रही होती है, जो AOA में साइन वगैरह करते हैं वो भी उस तरीके से डायरेक्टर बन जाते हैं। कुछ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं तो वैसे डायरेक्टर बनते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेशल सिचुएशन में डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फ्रॉड कर रही है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में लड़ रहे हैं,
कंपनी का मैनेजमेंट पुअर हो रहा है, लोगों का पैसा दाव पे लगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को दबाया जा रहा है, उस केस में गवर्नमेंट चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए खुद डायरेक्टर अपॉइंट करती है अपने बिहाफ पे। अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टीज नॉमिनी डायरेक्टर्स, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने बताया जिन्होंने बड़ा पैसा दिया है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी के डायरेक्टर में अपॉइंट कर सकती है। अगर बड़ा लोन दिया है तो वो अपने किसी पर्सन को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट कर सकती है ताकि उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। तो ये थे आपके कैसे अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। शेयर होल्डर कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, 3 केस देख लिया हमने, कैजुअल वैकेंसी है, ऑल्टरनेटिव कोई चाहिए, ठीक है, कोई चला गया है बाहर इसलिए, और इस तरीके के केसेस में वो ऐसा करेगी। इसके अलावा हमने देखा कि जो आपके शेयर होल्डर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे क्या था गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकते हैं, उसको लग रहा है फ्रॉड वगैरह चल रहा है, या थर्ड पार्टी मतलब जिसने तुम्हें पैसा दिया बड़ा वो, या फर्स्ट डायरेक्टर जो कंपनी बनती है तब बन के आ जाते हैं, ठीक। ऑल्टरनेट, कैजुअल और ये एडिशनल था, हाँ। तो ये है आपके टाइप्स, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं और इसको एक बार गो थ्रू जरूर करना। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, और डायरेक्टर्स का पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी आपको बता दूं। चार्जेस में फ्लोटिंग और फिक्स के डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर इंपॉर्टेंट है, तो इसको कवर जरूर करेंगे हम लोग अच्छे से। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।